वेलकम टू डीएस नॉलेज। आज के सेशन में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो हमारा मॉड्यूल है उससे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ हम अपनी जो हमारी पहले से नॉलेज है उसको भी एक रिकैप करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन विद एमसीक्यूज़। First question is remembering means to recall to the mind by an active effort of यानी कि याद करने का अर्थ क्या है, किसके एफर्ट्स से हम जो रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में, किसके एफर्ट्स से हम याद कर रहे हैं रिमेंबरिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि रिमेंबरिंग का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थॉट्स, सेकंड इज परसेप्शन, थर्ड इज मेमोरी, फोर्थ इज लर्निंग। थॉट्स यानी कि हमारे विचार, परसेप्शन यानी कि अनुभूति, मेमोरी यानी कि याद और लर्निंग यानी कि अधिगम। अब जैसे कि हमें नाम से ही या क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ रहा है कि उसके रिमेंबर करना, किसी चीज़ को याद रखना, तो इसका सही जो आंसर होगा दैट विल बी मेमोरी। सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। मेमोरी के एफर्ट्स से ही हम रिकॉल करते हैं, तभी हम वो चीज़ रिमेंबर करते हैं, रीमेंबर। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज रिमेंबरिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग बैक बिफोर द डैश थिंग्स विच एग्जिस्ट इन द मेमोरी। यानी कि याद करने का तात्पर्य है डैश स्मृति में मौजूद चीज़ों से पहले वापस लाना। अब इसके ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं दैट इज़ कॉन्शियस माइंड यानी कि सचेत मन, अनकॉन्शियस माइंड यानी कि बेसुध दिमाग, सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, थर्ड इज लास्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है दैट इज नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारा सही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिमेंबरिंग में हम चीज़ें वापस ला रहे हैं, किस मेमोरी में वो एग्जिस्ट करती हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में यानी कि जो सचेत मन है उसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है दैट इज फीलिंग ऑफ डैश इज द एसेंस ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि डैश की भावना मान्यता का सार है। किसकी भावना, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए फॉन्डनेस यानी कि अनुराग की भावना जो है वो मान्यता का सार है। बी हैप्पीनेस यानी कि खुशी की भावना। थर्ड दे रखा है हमें फेमिलियरिटी यानी कि सुपरिचय। फोर्थ ऑप्शन इज क्लोजनेस यानी कि निकटता। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, यानी कि जो फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी होती है वो दैट इज द एसेंस ऑफ रिकॉग्निशन, वो मान्यता का सार है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash fail in its purpose if it is not able to recognize a reproduction of past experience, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि ये पिछले अनुभव के प्रजन्य को पहचानने में सक्षम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है दैट इज थॉट, यानी कि हमारे जो विचार होते हैं वो ऐसी चीज़ है जो अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि ये अनुभव के प्रजन्य को पहचानने में सक्षम नहीं है। या फिर बी हमारी मेमोरी यानी कि जो हमारी स्मरण शक्ति है वो। सी यानी कि परसेप्शन यानी कि अनुभूति। डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। पर अगर हम देखें तो थॉट इकलौती ऐसी चीज़ है जो अपना पर्पस कंप्लीट नहीं करता, अपना उद्देश्य में विफल नहीं रहता है यदि वो अपने पिछले अनुभव के प्रजन्य को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो हमारा राइट आंसर विल बी ए, थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। Jacobi and Witherspoon have given an influential concept known as memory without awareness, which is another name for, यानी कि जो जैकोबी और विदर्सन ने जागरूकता के बिना स्मृति के रूप में जाना जाने वाला एक प्रभावशाली अवधारणा दी है, जिसका एक और नाम है कि उसको हम दूसरे किस और नाम से बुलाते हैं मेमोरी विदाउट अवेयरनेस को। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है वर्किंग मेमोरी,
मेमोरी यानी कि कार्य स्मृति, बी इज़ एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कि स्पष्ट स्मृति, सी इज़ सेमेंटिक मेमोरी यानी कि अर्थ स्मृति, डी इज़ इम्प्लिसिट मेमोरी यानी कि याददाश्त कमज़ोर होना। अगर आप देखेंगे जिसका पूछा गया है कि किसी और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज़ मेमोरी विदाउट अवेयरनेस, यानी कि बिना किसी जानकारी के जो हमारी स्मृति है उसको और क्या बुलाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इम्प्लिसिट मेमोरी यानी कि याददाश्त कमज़ोर होना, उसको भी हम बोल देते हैं मेमोरी विदाउट अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंक्यूबेशन अ स्टेज इन क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि इंक्यूबेशन जो एक स्टेज होती है क्रिएटिव थिंकिंग में, उसमें क्या आता है, क्या शामिल होता है। ए ऑप्शन इनसाइट एक्सपीरियंस यानी कि अंतर्दृष्टि का अनुभव, बी इज़ अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेसेस यानी कि अचेतन विचार प्रक्रिया, सी इज़ न्यू सॉल्यूशन यानी कि नया उपाय, डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं सही। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे गलत हैं। तो इंक्यूबेशन जो स्टेज होती है क्रिएटिव थिंकिंग में, उसमें हमारे अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, अचेतन विचार प्रक्रिया जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फॉरगेटिंग रेफर्स टू द अपैरेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एनकोडेड एंड स्टोर्ड इन, यानी कि जो भूल जाने का तात्पर्य पहले से एनकोड और संग्रहित की गई जानकारी के स्पष्ट नुकसान से है। अब क्या इसमें इंक्लूडेड होगा, कौन सी मेमोरी में वो स्टोर्ड रहता है। ए इज शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि अल्पकालिक स्मृति जो है हमारी, बी इज लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालीन स्मृति, सी इज सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति, डी इज एपिसोडिक मेमोरी यानी कि प्रासंगिक स्मृति। अब इसका अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे दैट विल बी लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारी जो दीर्घकालीन स्मृति होती है उसमें ऑलरेडी एनकोडेड एंड स्टोर्ड होती है हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम बेसिकली फॉरगेट कर जाते हैं या भूल जाते हैं, या वो हमारी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाती है इंफॉर्मेशन का। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इकलौती मेमोरी होती है जिसमें वो इंफॉर्मेशन रहती है स्टोर्ड और एनकोडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समटाइम्स वी कैन नॉट रिमेंबर समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज़ elapsed, but when we try to memorize it again it comes back rapidly as compared to the original learning of the same material. This is the method of, यानी कि कभी कभी जब हम लंबे समय बीत जाने के बाद भी कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन जब हम इसे फिर से याद करने की कोशिश करते हैं तो ये उसी सामग्री के मूल सीखने की तुलना में तेज़ी से वापस आता है। तो ये जो तरीका है ये इसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट इज़ रिकॉल यानी कि याद, बी इज़ रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता, सी इज़ रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण, डी इज़ सेविंग यानी कि बचत। अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जो हमारी पहले जो हम लॉन्ग टाइम तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो याद नहीं आ रही, लेकिन वो क्या हो रखी है, वो सेव हो रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सेविंग, कि हम सेविंग के मेथड से वो नॉलेज जो है हमारी, जो लर्निंग है हमारी, उसको हम याद रखते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक उसके बाद याद नहीं रहती। लेकिन जब बहुत लंबे समय के बाद हम उसको मेमोराइज़ करने की ट्राई करते हैं, उसको कोशिश करते हैं, तो वो फटाफट वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल हिंडर्स लर्निंग, यानी कि सामग्री की समानता सीखने में बाधा करती है क्या। ए इन प्रोएक्टिव इनिबिशन ओनली, कि केवल सक्रिय निषेध में, बी इन रेट्रोएक्टिव इनिबिशन ओनली, केवल पूर्वव्यापी निषेध में, सी समटाइम्स इन रेट्रोएक्टिव एंड समटाइम्स इन प्रोएक्टिव इनिबिशन, यानी कि कभी रेट्रोस्पेक्टिव में और कभी जो है वो प्रोएक्टिव इनिबिशन में, डी इन बोथ काइंड्स ऑफ इनिबिशन, यानी कि दोनों प्रकार के अवरोधों में। तो
क्या सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल किस में हिंडर कर रहा है, क्या सीखने में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, कि ये दोनों काइंड्स ऑफ इनिबिशन में सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल जो है वो हिंडर करता है हमारी लर्निंग को, हमारे अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग वन ऑफ दिस इज, यानी कि कई कारक भूलने को प्रभावित करते हैं, इनमें से एक है ए रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, यानी कि मूल सीखने की दर, किस रेट से हम ओरिजिनल लर्निंग कर रहे हैं वो हमारी भूलने में ही एक फैक्टर, एक रोल प्ले करेगा। बी ट्रेस एग्रीगेट्स, सी मेजर्स ऑफ रिटेंशन यानी कि अवधारणा का उपाय, डी इज नेचर ऑफ री इन्फोर्समेंट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से जो हैं वो कौन से कारक हैं जो हमारे भूलने को प्रभावित करते हैं, हमारी फॉरगेटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, यानी कि हम मूल सीखने की जो दर है वो क्या रेट है उसका, हमारी जो ओरिजिनल लर्निंग है उसका, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। दैट विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग रिटेंशन इज, कि अवधारणा को मापने के तरीके में से एक है जो रिटेंशन को मेजर करने के लिए मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड है? ऑप्शंस दे रखे हैं साइकोफिजिकल मेथड यानी कि मनोशारीरिक विधि, बी दे रखा है क्लिनिकल मेथड यानी कि नैदानिक विधि, सी दे रखा है केस मेथड यानी कि केस स्टडी के हिसाब से जो मेथड यूज़ होता है, डी दे रखा है मेथड ऑफ रिकॉल यानी कि याद करने की विधि। तो इसका जो हमारा मेथड है जो हमारी रिटेंशन को मेजर करने में हेल्प करता है वो है साइकोफिजिकल मेथड यानी कि मनोशारीरिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ फॉरगेटिंग इज, यानी कि भूलने का एक महत्वपूर्ण कारण है ए एब्सेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पूर्ण निर्माण की अनुपस्थिति, बी लॉस ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास में कमी होना, सी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर लर्न्ड मटेरियल यानी कि अन्य सीखा सामग्री से हस्तक्षेप हमारा भूलने का महत्वपूर्ण कारण रहता है, डी नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो हमारी भूलने का कारण बन सकता है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर विल बी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर लर्न्ड मटेरियल, यानी कि जब किसी अन्य सीखा सामग्री से हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है हमारी फॉरगेटिंग, हमारे भूलने का कारण रहता है। कहते हैं ना कि जब हमारे अलग अलग सोर्सेज से या अदर लर्न्ड मटेरियल से इंटरफेरेंस हो रही है, जब कॉन्सेप्ट्स दो अलग आ रहे हैं तो वो हम चीज़ जल्दी भूल जाते हैं। Next question is इंस्टिंक्ट्स आर यानी कि वृत्ति है, क्या है इंस्टिंक्ट्स की बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है। ए स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन अराइजिंग विद इन द बॉडी यानी कि शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले अभाव की स्थिति को हम वृत्ति कहते हैं, इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। बी पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एज्यूम्ड टू बी यूनिवर्सल इन अ स्पीशीज यानी कि व्यवहार के पैटर्न को एक प्रजाति में सार्वभौमिक माना जाता है। सी द सब्जेक्टिव फीलिंग एसोसिएटेड विद नीड्स यानी ज़रूरतों के साथ जुड़े व्यक्तिपरक भावनाएं। डी एन इन्फर्ड इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स बिहेवियर यानी कि एक हीन आंतरिक प्रक्रिया जो व्यवहार को सक्रिय करती है। अब इसमें इंस्टिंक्ट्स की डेफिनेशन पूछी गई है, तो हमारे इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, हमारी वृत्ति क्या होती है? बेसिकली वो एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर अज्यूम टू बी यूनिवर्सल इन स्पीशीज यानी कि ऐसे व्यवहार के पैटर्न जो हमारे यूनिवर्सल रहते हैं एक स्पीशीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वांट, डिज़ायर, नीड, हंगर रेफर्स टू, यानी कि जो हमारी चाहते हैं, जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, नीड हैं, हमारे जो हंगर है, भूख है, उसको वो क्या संदर्भित करता है, क्या चीज़ को रेफ़र करता है। ए इंटेलिजेंस की हमारी बुद्धि बता रहा है वो। बी कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि संज्ञात्मक व्यवहार की तरफ उसको संदर्भित कर रहा है। सी मोटिव्स। डी एबनॉर्मल बिहेवियर। अब जो वांट है, डिज़ायर है, नीड है, हंगर है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर ह्यूमन बीइंग में कॉमन रहती हैं, नॉर्मल है। तो डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं है। ए इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि भी नहीं दर्शाता है वो कि हमारी क्या डिज़ायर्स, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, तो वो हमारा इंटेलिजेंस भी नहीं रेफ़र करता है इंटेलिजेंस को। बी दे रखा है कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि संज्ञात्मक व्यवहार की हमारी एबिलिटी जो होती है टू थिंक, टू रीज़न, वो भी नहीं दर्शाएगा। तो इकलौता ऑप्शन जो हमारे पास बचता है दैट इज़ मोटिव्स, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी मोटिव्स, कि जो मोटिव्स हैं वही उनसे हमारी दैट रेफर्स टू वांट, डिज़ायर, नीड एंड हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The satisfaction or reduction of some need state by reaching a goal is the stage of motivational cycle. किसी लक्ष्य तक पहुँचे कर किसी अवस्था की संतुष्टि या कमी प्रेरक चक्र का चरण है कि ये कौन सा स्टेज है। ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है, एक्सप्लेन कर रखा है, ये कौन से स्टेज की बात हुई है ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। ए फर्स्ट स्टेज की, बी सेकेंड यानी कि दूसरे स्टेज की बात कर रहे हैं, सी यानी फाइनल स्टेज, डी यानी कि फोर्थ स्टेज की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, ये फाइनल स्टेज की बात हो रही है। जो हमारी मोटिवेशनल साइकिल होती है उसमें लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज है, वो ये कहती है कि the satisfaction or reduction of some need state by reaching a goal is the final stage of motivational cycle. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है those goals which the individual approaches or tries to reach are, कि वह लक्ष्य जो व्यक्ति तक पहुंचते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं। ए पॉजिटिव गोल्स यानी कि सकारात्मक लक्ष्य, बी नेगेटिव गोल्स यानी कि नकारात्मक लक्ष्य, सी सेक्सुअल गोल्स यानी कि यौन लक्ष्य, डी फिजियोलॉजिकल गोल्स यानी कि शारीरिक लक्ष्य। अब ऐसे गोल्स जो इंडिविजुअल तक अप्रोच करते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव गोल्स कहते हैं, सकारात्मक लक्ष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर रीज़न ऑफ ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन स्कूल इज़, यानी कि स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है कि जो स्कूल्स में हमारा इनडिसिप्लिन बढ़ता ही जा रहा है उसका मेजर रीज़न क्या है। ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप, बी इंटरफेरेंस ऑफ पेरेंट्स या गार्डियंस, माता पिता अभिभावकों का हस्तक्षेप, सी इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट यूनियंस यानी कि छात्रों यूनियनों का प्रभाव, दी लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस यानी कि उचित मार्गदर्शन का अभाव। अब इनमें से कौन सा वो रीज़न है जिसकी वजह से स्कूल्स में ज़्यादा इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता हो रहा है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब अगर हम स्कूल्स की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई लिंक नहीं रहता है, बच्चों से कोई रिलेशन नहीं है उसका, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। बी इज़ इंटरफेरेंस ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। अब हमारे जो पेरेंट्स और गार्डियंस होते हैं वो बच्चों को स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही भेजते कि बच्चा डिसिप्लिन सीखे, अच्छी आदतें सीखे, मॉरल वैल्यूज सीखे, उसका सोशल डेवलपमेंट हो, तो उनके इंटरफेरेंस से भी इनडिसिप्लिन नहीं बढ़ सकता है।
सी इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टूडेंट यूनियन, यानी कि छात्र जो स्टूडेंट यूनियन होती है उनके इन्फ्लुएंस से इनडिसिप्लिन बढ़ता है। पर स्टूडेंट यूनियन इसीलिए ही बनाई जाती हैं ताकि जो स्कूल है या हमारे कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करा जा सके, एक प्रॉपर यूनियन क्रिएट की जा सकती है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स टीचर्स तक पहुंच पाएँ इन डिसिप्लिन में रहकर। या डी, अब हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचता है कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उनको प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है, इसलिए स्कूल्स में इनडिसिप्लिन बढ़ रहा है। तो यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को स्कूल्स में प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही है, उनको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमारा जो स्कूल है उसमें अनुशासन हो रहा है, अनुशासनहीनता हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू डेवलप द वर्च्यू ऑफ कंपासिस इन स्टूडेंट्स यू विल, यानी कि छात्रों में करुणा का गुण विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ए दे रखा है टेल देम अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, कि आप उन्हें इसका महत्व के बारे में बता देंगे। बी गिव एग्जाम्पल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस संदर्भ में उसके उदाहरण देंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देंगे। सी शो देम द बिहेवियर ऑफ आइडियल पर्सन, यानी कि उन्हें आदर्श व्यक्तियों का व्यवहार दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये आइडियल पर्सन्स हैं, तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है। डी अरेंज अकेडमिक एक्टिविटीज़ टू कंपैशन इन द स्कूल, यानी कि विद्यालय में करुणा के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था करेंगे। अब इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, कि ऐसे एकेडमिक एक्टिविटीज़ की अरेंजमेंट करेंगे टू कंपैशन इन द स्कूल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल, यानी कि यदि एक छात्र व्याख्यान के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे। ए उसको स्कोल्ड हिम एंड हेंस इंसल्ट हिम, कि उसको डांटेंगे और उसका अपमान करेंगे। बी टेल हिम द करेक्ट आंसर योरसेल्फ, कि उसको अपने आप ही सही उत्तर बता देंगे। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर, यानी कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो छात्र जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो सही उत्तर देने में सक्षम क्यों नहीं था। डी एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली, यानी कि छात्र को अधिक सावधानी से अध्ययन करने की सलाह देंगे। अब एज अ टीचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ध्यान दें अपने स्टूडेंट्स पर, एक एक स्टूडेंट्स के हमें पता हो कि उनकी क्या नीड्स हैं, वो किस एनवायरनमेंट्स में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है और उसके जो नीड्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं। तो इस सिचुएशन में कभी भी एक टीचर को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो सही आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। एक टीचर की ऑब्जर्वेशन क्वालिटी होना, उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएंगी जिससे उनकी डेवलपमेंट और लर्निंग अच्छे से हो। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी, कि हम एज अ टीचर वो समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चा जो है सही आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सम स्टूडेंट्स क्वाइटली रन अवे फ्रॉम स्कूल इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट्स यू वुड, यानी कि कुछ छात्र जो हैं वो चुपचाप स्कूल से भाग जाते हैं। ऐसे छात्रों की इस आदत को जांचने के लिए आप क्या करेंगे। ए ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल, कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं। बी इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, कि आप डायरेक्ट जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं उन स्कूल के, उनको बच्चों के भागने की जानकारी की या उनकी आदत के बारे में सूचित कर देंगे। सी इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल,
कि आप उनके माँ बाप जो हैं, उनके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल से भाग जाते हैं, उनकी ये आदत है। डी, ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि कक्षा शिक्षण जो है उसको अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। अब जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं उसमें अगर हम देखें तो अगर बी ऑप्शन को हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रिंसिपल को अगर हम इन्फॉर्म कर देंगे तो उससे क्या होगा, हो सकता है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लें या अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स को बुला दें जिसका आउटकम ना अच्छा निकले। या फिर अगर हम सी की भी बात करें तो हो सकता है पेरेंट्स बहुत गुस्सा करें बच्चों पे और वो उनको प्रॉपरली ना समझा पाएँ, तो बच्चा उससे और एग्रेसिव और ये आदत उसकी बढ़ सकती है, वो गुस्सा हो सकता है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और अगर हम डी की भी बात करें कि अगर हम अपनी क्लास टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, पर जब तक हमें रीज़न ही नहीं पता है कि बच्चे स्कूल से क्यों भाग रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए जो टीचर्स को हमको एज अ टीचर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अगर किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल है या किसी चीज़ को बुरी तरीके से कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राई टू नो व्हाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल। उनको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को उनके लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल रीडिंग इन द स्कूल्स ऑफ टुडे, यानी कि आज के स्कूलों में जो मौखिक पाठन है वो क्या है। ए इज़ ऑफ नो यूज़, यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बी इज़ इनअप्रोप्रिएट व्हेन इट इज़ यूजफुल, इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज़ यूजफुल, कि उपयोगी होने पर उपयुक्त है। सी शुड बी यूज्ड ओनली फॉर रीडिंग पोइट्री, यानी कि केवल कविता पढ़ने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। डी शुड नॉट स्टार्ट बिफोर द 5th ग्रेड, यानी कि 5वीं कक्षा से पहले इसको शुरू नहीं होना चाहिए, जो ओरल रीडिंग होती है वो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो ओरल रीडिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही यूज़ की नहीं है, उससे बच्चे के जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो इंक्रीज़ होती है, बच्चे की जो फोकस करने की एबिलिटी होती है एक जगह पे, उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता है, तो वो अप्रोप्रिएट है जब वो यूज़फुल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी, कि वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूज़ में नहीं आती, कि सिर्फ पोइट्री रीड करने के लिए यूज़ में आनी चाहिए या 5th ग्रेड से पहले नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसके ओरल रीडिंग के अपने एडवांटेजेस होते हैं जिससे बच्चे की डेवलपमेंट और लर्निंग अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर हैज़ टू लर्न अबाउट प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज, यानी शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं के बारे में सीखना होगा, क्योंकि अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम एज अ टीचर्स जो एजुकेशन फील्ड में प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें। ए ऑप्शन ओनली अ टीचर कैन फाइंड द रेमेडीज ऑफ सच प्रॉब्लम, यानी कि केवल एक शिक्षक ही ऐसी समस्याओं के उपचार का पता लगा सकता है, इसलिए उनका जानना ज़रूरी होता है। बी ओनली अ टीचर कैन टेल अबाउट देम टू द प्रिंसिपल, यानी कि केवल एक शिक्षक ही उनके बारे में जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनको बता सकते हैं स्कूल के। सी ही कैन टेल अदर टीचर्स, कि वह अन्य शिक्षकों को बता सकते हैं। डी ही इज़ अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि वह समाज की संरचना से अवगत हैं, उनको पता है। तो इसका अब एक टीचर्स को हम एक एज अ टीचर्स भी जो हमारे एजुकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं नहीं पता होगा, तो हम आंसर ऐसी एजुकेशन इज टोटली रिलेटेड टू द टीचर्स, वो बच्चों के साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उन्हें पता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है तो उसका रेमेडी क्या होगी, उसका सोल्यूशन क्या होगा। इसीलिए हमें एज अ टीचर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो विशेष शिक्षा है वो किससे संबंधित है। ए एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, बी एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द डिसेबल्ड यानी कि विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो है उससे रिलेटेड है, सी इज़ एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, या फिर डी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से रिलेटेड है। अब स्पेशल एजुकेशन जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि ये विशेष शिक्षा है। अगर हम बात करें डिसेबल्ड बच्चों की, तो डिसेबल्ड बच्चों को पहले स्पेशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में स्पेशली डिसएडवांटेज कहा जाता था। उनका नाम ही ऐसे दे रखा था और लोगों की परसेप्शन उनसे रिलेटेड बहुत ही डिफरेंट थी। एक स्टीरियोटाइप था उनको रिलेटेड, और वो उन बच्चों को बहुत ही अलग वे में ट्रीट करते थे, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो उनको जो है वो अलग स्कूलों में डालने का सोचा गया, ऐसा विचार किया और उनके लिए स्पेशल स्कूल्स क्रिएट किए गए, स्पेशल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करी गई। इसलिए ये जो रिलेटेड है ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग, वन ऑफ दीज इज, यानी कि जो हमारे ऐसे कई कारक होते हैं जो भूलने को प्रभावित करते हैं, और इनमें से एक कारण है रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग यानी कि मूल सीखने की दर, बी ट्रेस एग्रीगेट्स, सी मेजर्स ऑफ रिटेंशन, डी नेचर ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, कि हमने किस रेट से जो हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, हमारा जो वहाँ पे नॉलेज जिसके बारे में बात चल रही है उसको किस रेट से लर्न किया गया है, उसको किस रेट से हमारा अधिगम हुआ है, वही हमको हमारा एक फैक्टर होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी फॉरगेटिंग को, हमारे भूलने को प्रभावित करेगा। Next question is the method of recognition measures यानी कि मान्यता उपाय की विधि है। ऑप्शंस ए लर्निंग अधिगम, बी रीइंफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण, सी रिटेंशन यानी कि अवधारण, डी रेट्रोएक्टिव इनिबिशन यानी कि पूर्वव्यापी अवरोध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रिटेंशन, यानी कि रिटेंशन को हम मेथड ऑफ रिकॉग्निशन से मेजर करते हैं। मेथड ऑफ रिकॉग्निशन मेजर रिटेंशन यानी कि अवधारणा को वो मेजर करता है। आपके लिए MCQs हेल्पफुल रहे हों, सो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।